हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सेकंड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने क्लास 6th 9th और 10th की जो ज्योग्राफी है कंप्लीट कर लिया ना। आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा कर के ज़रूर वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिएगा। और सीटेट के लिए सीटेट में आपके एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कराऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सेकेंड चैप्टर है जहाँ पे भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं ना। सो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट दिया गया है, इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि भाई विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भूमि की बात करेंगे तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी आपका इंक्लूड होता है, शामिल होता है। यानी कि एक तरह से अगर हम देखते हैं तो जो लैंड है वो भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए ना। और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है वो भूमि है। अब भूमि के उपयोग की बात करते हैं तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़क बनाने, उद्योगों की स्थापना के लिए ना। हर तरह से हम भूमि का उपयोग इस तरह से करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकता है एग्ज़ाम में, उस पे आते हैं। भाई भूमि संसाधन संरक्षण की बात करते हैं ना कि लाइक जो भी भूमि से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी कि जो हमारा भूमि है उसे हम बचा कैसे सकते हैं उस ज़मीन को। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उस जगह पे लगा रहे होते हो, है ना, और रासायनिक कीटनाशक हो गए, उर्वरक हो गए, इनके ज़्यादा उपयोग पे थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, उन पे रोक लगाइए ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भूमि है उसको हम बचा सकते हैं और स्वच्छ भी रख सकते हैं। मृदा की बात करेंगे, सॉइल की बात करते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। ठीक है, यानी कि भूमि के ऊपरी जो लेयर उसे हम एक तरह से मृदा कह सकते हैं। भूस्खलन की बात करते हैं ना, तो भूस्खलन क्या है और किस तरह से चीज़ें होती हैं। सो भाई जब लंबे समय तक आपने देखा होगा भारी वर्षा हो रही हो, मतलब पर्टिकुलरली चल ही रही है ना, कई दिनों तक बारिश हो रही है, तो भूस्खलन जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं ना। और मतलब कोई पहाड़ का टुकड़ा हो या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अपने जगह से ढह जाता है और उसे ही हम भूस्खलन कहते हैं ना। तो इस तरह से, और मार्ग भी कई सारे अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर दिखाया गया ना, इस जगह से मिट्टी हट करके पूरा ये फैल गई, जिसके कारण से कई तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। अब न्यूनीकरण क्रियाविधि, यानी कि जो भूस्खलन है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो भूस्खलन की जो सिचुएशंस बनती हैं वो कम हो या फिर ना हो। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा जिसे हम देख लेते हैं ना, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे जो प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण। यानी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं ना तो पेड़ क्या करेगा भाई, उसको मिट्टी को बांध के रखता है ना, अपनी जड़ों जो भी उसकी रूट्स होती हैं उस वहाँ पे क्या करेगा, वो मिट्टी को बांध के रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर आप उस जगहों पे लगा के रखते हैं तो वहाँ पे भूस्खलन की जो स्थिति है कम से कम पनपती है। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन और एक तरह से किफ़ायती तरीका है कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मृदा परिच्छेदिका, यानी कि जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी लेयर्स ना, किस लेयर पे कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी लेयर जहाँ पे ये घास वगैरह पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं ना, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये आप देख रहे हो। उसके नीचे जस्ट पाई जाती है बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, और इसके बाद येलो वाला जो पोर्शन है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है, और उसके बाद जनक चट्टान, यानी कि मेन एक तरह से कह सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो फैक्ट दिए हैं ना, आप चाहें तो इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और क्या आप जानते हैं भाई, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ना, मृदा जो सॉइल है उसको जब वो बनती है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट देखोगे, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। साथ में समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये सारे फैक्टर्स उच्चावच, टुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है ना। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि सॉइल को एक तरह से अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं निगेटिवली, आप समझ रहे होगे। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय की बात कर लेते हैं ना। तो भाई मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मृदा के निम्नीकरण के कारण बन जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं, पशु अतिचारण कर रहे हैं, यानी कि उनको ज़्यादा चराने का काम हो रहा है ना, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कीटनाशक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से क्या होती है, मृदा का कहीं ना कहीं दोहन देखने को मिलता है ना। अब कौन से तरीके हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, तो कुछ तरीके दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। फिर सीटेट कह लीजिए या फिर आपका BPSC, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, मल्च बनाना। अब ये मल्च बनाना क्या होता है, जैसे कि आपके घर में भी गमले होंगे ना, तो उन गमलों में क्या करते हैं आप, ऊपर से एक तरीके से जो घास फूस कह लीजिए ना, जो सूखी सूखी पत्तियाँ होती हैं या गोबर का एक तरीके से खाद बना के ना चीज़ों में क्या करते हैं आप, पौधों में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसी को कहते हैं मल्च बनाना। यानी कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, उसके क्या होता है कि जो नमी है मृदा की, सॉइल की, वो बनी रहती है। ठीक है, अब वेदिका फार्म की बात करेंगे तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, पिक्चर्स देख के चीज़ें आपको बेहतर समझ में आती हैं। अब वेदिका फार्म क्या है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ना, जैसे कि ये ढालू भूमि है आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, वेदिका बनाया जाएगा, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरह जीने बना दिए जाते हैं, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, जिससे कि जो मृदा का अपरदन है वो कम से कम हो। समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती है ना, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ना। ये जैसे कि आपके यहाँ भी खेत वगैरह होंगे तो आपने देखा होगा ना कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है या फिर खेत है और इसके चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं ना, ताकि एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह ना, जिसका नाम दे दिया गया है रक्षक मेखलाएं, और ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसके बाद आपके नेक्स्ट हो जाएंगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं। तो रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चट्टान बांध बना दिया गया या फिर बीज चट्टान बांध, और नेक्स्ट है आपका बीज की फसल उगाना। अब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि ज़्यादा बारिश से सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं ना, मतलब पूरा एक लाइन में देखोगे आप, लेकिन अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं ताकि जो वर्षा की वजह से जो दोहन हो रहा है मृदा का, उसको रोका जा सके। अब हम बात करते हैं भाई जल की। ठीक है, तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण यानी कि एक ऐसा संसाधन है जो कि असीमित है। ठीक है, मतलब उसका आप कितना ही इस्तेमाल कर लीजिए पर वो ख़त्म नहीं होने वाला है। भूपृष्ठ का 3/4 पोर्शन जो है जल से ढका हुआ है, इसीलिए हम अर्थ को, पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी कहते हैं ना, ब्लू एक तरह से प्लैनेट भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुए थे। जो भी हमारे महासागर हैं वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों का जल एक तरह से कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है और मानवीय उपयोग के लिए
उपयुक्त नहीं माना जाता ना, मतलब आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो ऐसे नॉर्मल पानी को। अलवणीय जल केवल 2.7% है ना। इस पॉइंट को ध्यान देने वाला है कि पानी तो हमारे अर्थ पे इतना है, लगभग 3/4 भाग पे पानी है, लेकिन उसमें से इस्तेमाल करने लायक कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि एक तो फ्रेश वाटर हो गया 2.7%, आप देख सकते हो 70% भाग जो है उसमें भी आपका बर्फ़ से ढका हुआ है, जो कि इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलता है। अब ये फैक्ट आप देख सकते हो, लगभग वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो है 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़ करके 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई थी। ठीक है, और मान लीजिए कोई नल है जिससे एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है, सो नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है, ख़राब कर देता है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने देख ली। अगले फैक्ट पे पहुंचते हैं। भाई जो जल है या फिर जो भी इस तरह से चीज़ें हैं, अब पानी आपने देखा होगा ना, वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा। ये पानी की मात्रा जो है हमेशा एक जैसी कैसे बनी रह जाती है ना, तो इसके पीछे का कारण है ये वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल है जो कि चीज़ों को सर्कुलेट करता रहता है। अब वाष्पीकरण यानी कि जो भी नदियाँ वगैरह होती हैं उनका जल वाष्पित हो करके, ठीक है, मान लीजिए नदी है और सनलाइट से वाष्पित हो करके ये ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे जा कर के क्लाउड्स में बदल जाएगा, और क्लाउड्स जब बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, तो वापस से क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है और फिर से वही पानी आपका नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जल चक्र कहते हैं या फिर वाटर साइकिल कह सकते हो आप। जल उपलब्धता की समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी भी पाई जाती है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे पानी तो है बट कैसा है, खारा पानी है। वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी देखने को मिलती है। ये सभी जगहें स्पेशली आपको मैंने बता दी। ठीक है, जल संसाधन है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके हैं जल संसाधन को संरक्षण करने का। ठीक है, जिनमें से जो अगर हम इम्पोर्टेंट स्प्रिंकलर की देख रहे हो आप, इस तरह से पानी को अगर आप बचाना चाहते हो तो पौधों में अगर पानी डालते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो ना, जो कि पानी क्या कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, एक तरह से छिड़कने का काम हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है और सभी पौधों में पानी भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो खैर पॉइंट की बात करते हैं, है ना। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं, ताकि टपकन विधि भी कह सकते हैं ना, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है ना। इस फैक्ट पे ध्यान देंगे। खैर ठीक है, ड्रिप विधि का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बूंद बूंद करके पानी आपका पहुँचता है पौधों तक, इवन उनके जड़ों में ही डायरेक्टली वो चीज़ें पहुँचाई जाती है ना। तो जहाँ पे वाष्पीकरण यानी कि एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान में, जहाँ पे पानी की कमी भी है और साथ में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत तेज़ होता है ना। तो इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल जहाँ पे आपका स्थल मंडल भी आता है, जल मंडल भी इंक्लूड होता है और वायुमंडल भी इंक्लूड होगा, तो उसे हम जैव मंडल कह देते हैं। अब पारितंत्र क्या है, तो भाई सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, आपका पारितंत्र कह दिया जाता है। अब हम पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो लैटेक्स हो गया, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे ना, कागज़ भी इवन हमें प्लांट से, पौधों से ही मिलता है। जानवरों की बात करेंगे तो शहद हमें मिलता है मधुमक्खी से ना, परागण, फूलों के परागण में मदद करते हैं ये ना, मतलब तरह तरह के हमें फूल मिल जाते हैं। चिड़ियों जो है अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है, और गिद्ध जो है ना मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक का काम करता है, यानी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करता है और पर्यावरण
का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है ना, क्योंकि भाई शुद्धता ही तो दे रहा है। जो सड़ी गली बेकार चीज़ें हैं ना, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई जानवर की डेड बॉडी भी हो सकती है, और उसको खा करके वो क्या कर देता है, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है, अपमार्जक का काम करता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वितरण की बात करेंगे तो भाई वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण हुआ है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इनके जो पत्ते होते हैं ना, वो कांटेदार होते हैं, ताकि वो पानी उनसे वाष्पीकरण कम से कम हो, और मोमी सतह वाली भी होती हैं। काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो मोटी मोटी और एक तरह से मोम की तरह आपको महसूस होगा। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होता है। ठीक है, मॉस और लाइकेन आपको जो ये ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे, जहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, देखने को मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण की जब बात करते हैं ना, तो इनको संरक्षण देने के लिए ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है उसने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल और इस तरह की चीज़ें स्थान बनाए हैं, जहाँ पे जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षा प्रदान किया जा सके ना, क्योंकि बहुत से ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है, तो उनका शिकार, मतलब हद से ज़्यादा जब शिकार किया जाता है तो फिर वो जीव एक वक्त के बाद गायब हो जाता है ना अपने पर्यावरण से। अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकता एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। और भाई भारत में अगर हम देखते हैं तो शेर हो गया, चीता हो गया, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित कर दिया गया। इनकी हत्या कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही इसमें एक फौना और फ्लोरा में आपके आ जाते हैं, की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पंछियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिन जानवरों के शिकार पर रोक लगा दिया गया है उनका शिकार कोई नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल निचय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक फैक्ट दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। सो ये यहाँ पे चैप्टर 8 आपका कंप्लीट होता है। कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप चाहें तो बिल्कुल इन्हें भी कर सकते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।